प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में चैप्टर 6 चल रहा है, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। इसमें आज तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, पहले वीडियो में मैं ग्रामीण विकास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है पढ़ाया। दूसरे विकास में ग्रामीण साख क्या है, ग्रामीण साख की आवश्यकता क्यों पड़ी, ग्रामीण साख के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं बताया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन में क्लिक करके इन्हें ज़रूर पढ़ें। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण विकास में विपणन। कृषि विपणन क्या है, इससे इसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, सरकार के द्वारा इस पर क्या प्रयास किया गया। विपणन मार्केटिंग, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग होती है। तो सबसे पहले हम कृषि विपणन का अर्थ समझते हैं। देखिए, कृषि विपणन कोई छोटी मोटी संकुचित शब्द नहीं है, व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत जो है बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं। अगर कोई उत्पादन किसान बोता है और बोने के बाद जब उसके उत्पादन उसे मिल जाता है तो उसके उत्पादन मिलने से लेकर के और उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच में जितने भी कार्य किए जाते हैं उसे हम कहते हैं विपणन। अब इसमें देखते हैं, कृषि विपणन एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? जैसे कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, अंग्रेजी भी मैंने लिख दिया असेंबलिंग। जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी रटें, लेकिन हमने इसलिए लिख दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी नहीं समझ में आता है, अंग्रेजी समझ में आ जाता है, इसलिए ध्यान दोनों पर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कृषि पदार्थों का, मान लीजिए उत्पादन हो रहा है तो उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे ना, तो ये पहला कार्य तो एकत्रीकरण हुआ। उसके बाद श्रेणी विभाजन, ग्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए आलू का उत्पादन हुआ है तो उसमें अच्छे आलू को एक जगह, जो बहुत छोटे हैं उनको एक जगह, जो बीच की स्थिति उनको एक जगह, ग्रेडिंग करेंगे। तीसरा विधायन, प्रोसेसिंग। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि उसमें जैसे मान लीजिए कि धान हो गया उत्पादन, तो धान से अगर चावल तैयार करना है तो उसे कुटवाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग इसको कहेंगे। अगर सरसों हो गया, सरसों से तेल निकालना है तो प्रोसेसिंग करेंगे, तो ये भी होता है। संग्रहण, स्टोरिंग, उसको संग्रहण इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे। जब पूरा तैयार हो जाएगा तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात को बुला करके उसे मार्केट में ले जाएंगे। विपणन के लिए वित्त प्रदान करना, पैसे भी लगेगा इसमें। फाइनेंसिंग, यातायात साधन ले जाएगा, जो काम कर रहे हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे, मजदूरी देना पड़ेगा, फाइनेंसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, रिटेलिंग। लास्ट में जब कुछ हो जाएगा तो उपभोक्ताओं तक वो मार्केट के, मंडी के थ्रू पहुंचेगा। तो आपने ये ढेर सारा देखा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर उत्पादन में हर यही प्रक्रिया हो, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन ये कृषि पदार्थों में ज़्यादातर होता है। असेंबलिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिटेलिंग, है ना। और इसके साथ साथ इसमें जो मालिक होता है वो जोखिम भी उठाता है, रिस्क बियरिंग भी होता है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के पास से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से होता है। देखिए, मेन विपणन की परिभाषा यहाँ से है। विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं, अब समस्त क्रियाओं में ऊपर हमने लिख बता दिया कि क्या क्रियाएं होती है। क्रियाओं का समावेश किया जाता है, समाहित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है कि कृषि उत्पादन जो हुआ है कृषक के पास से, किसान के पास से और उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच में जो क्रियाएं होती हैं वही विपणन है। तो हमें उम्मीद है कि विपणन आपको समझ में आया होगा कि कृषि विपणन का अर्थ क्या है। ये एक प्रक्रिया है।
सुव्यवस्थित कृषि विपणन पद्धति की विशेषताएं। अच्छा जो कृषि विपणन पद्धति है, सिस्टम है, उसकी विशेषता क्या है? पहला है मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। इसमें जो बिचौलिए होते हैं इनकी संख्या कम से कम होना चाहिए। दूसरा है सस्ती व उत्तम परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो यातायात के साधन है सस्ता हो, जल्दी पहुंचाने वाला हो, उत्तम हो। तीसरा है कृषकों के पास ब्याज संबंधी सूचनाएं उचित समय पर उपलब्ध होना चाहिए। ब्याज संबंधी सूचनाएं या हर वस्तुओं का या जो उत्पाद बेचने जा रहा है उसके सरकार के द्वारा क्या रेट चल रहा है ना, ब्याज और मूल्य संबंधी सूचनाएं जो है मिलता रहना चाहिए किसानों को। भंडार गृहों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो रखेगा। जब तक मंडी में नहीं ले जा रहा है तब तक भंडार गृह में ही तो रखेगा, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होने तक, भाई किसान मान लीजिए कि अभी उत्पादन हुआ और उचित मूल्य नहीं है, सस्ता बिक रहा है, तो जब तक उचित मूल्य मिलेगा तब तक कृषि पदार्थों को अपने पास रखने की क्षमता होनी चाहिए किसानों को। और ये आपने देखा कि ये अच्छी कृषि विपणन पद्धति की विशेषताएं हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कृषि उपज के विभिन्न किस्मों के मूल्य में अंतर होना चाहिए। ये जो है छठा, बल्कि ये भी अगला पॉइंट है, चलो इसे हम सातवां कर देते हैं। कृषि उपज के विभिन्न किस्मों में तमाम प्रकार की वैरायटी होती है। तो जो अच्छी वैरायटी, जैसे मान लीजिए धान है, धान की जो अच्छी किस्म है जिसके लंबे चावल हैं, पतले चावल है, सुगंध अच्छा है, उसके मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। जो मोटा चावल है, छोटा चावल है, उसके मूल्य में कमी होना। ऐसा नहीं कि धान है तो सब एक ही रेट में बिके। तो वही चीज़ है कि कृषि उपज के विभिन्न किस्मों के मूल्य में अंतर होना चाहिए। जो कमीशन लेने वाले व विभिन्न प्रकार की कटौती काटने वाले व धोखेबाज जो मध्यस्थ बिचौलिए हैं उनका उन्मूलन हो जाना चाहिए। डायरेक्ट किसान ले जाए, विपणन के माध्यम से मार्केटिंग में, मंडी में ले जाए, और बीच में मध्यस्थता जो है, बिचौलिया जो हैं, उनको ना दे तो ज़्यादा प्रॉफिट होती है। अब समस्या क्या है? कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाएं, या इसको कह सकते हैं कृषि विपणन प्रक्रिया की समस्याएं, कठिनाइयाँ, दोष, इन सब के उत्तर एक ही है। तो पहला है तोल में हेरा फेरी। तोल में अर्थात वजन में हेरा फेरी करते हैं। कैसे करते हैं ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 कुंतल वजन रखा गया, उत्पादन का प्रोडक्ट रखा गया, तो वो जो है या तो बाट कम वजन का होगा या उसके अंदर जो है चुंबक लगा देंगे जिससे बाट ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात आपका 1 कुंतल जो है दिखा रहा है और बाट अगर कम है तो वो 1 कुंतल 5 किलो का वजन था। तो इस तरह से हेरा फेरी करते हैं व्यापारी। खातों में गड़बड़ी भी कर देते हैं। किसान ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं होता है, खातों में भी गड़बड़ी करते हैं। बाजार में प्रचलित भाव का पता न होना, किसानों को पता ही नहीं रहता है कि जो हम उत्पादन बेचने जा रहे हैं वो क्या रेट चल रहा है। पता चला कि महंगा हो गया, वो ले जाकर सस्ता बेच दिया, उसे कीमत ही पता नहीं था उस उत्पादन का। अच्छी भंडारण सुविधाओं का अभाव। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उचित दाम नहीं मिल रहा है तो भंडारण सुविधाओं का अपने देश में अभाव है। किसान कहाँ रखे जब तक उसका उचित मूल्य हो तब तक, ये समस्या है। किसानों में जागरूकता का अभाव। किसानों में जागरूकता का भी अभाव है कि हम ले जाएं मंडी में बेचें, वो अपने घर पर ही व्यापारियों को, बिचौलियों को, मध्यस्थों को औने पौने दाम में बेच देता है। इसलिए जागरूकता भी जरूरी है। किसानों की आय का निम्न स्तर। किसानों के पास आय का निम्न स्तर है, इसलिए वो मंडी में ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि मंडी में ले जाने के लिए फाइनेंसिंग व्यवस्था फिट होना चाहिए, यातायात भी लेगा, लोडिंग का भी लेगा, उतारने का भी लेगा। तो इस वजह से ये समस्याएं आती हैं कि उसका आय का स्तर निम्न है। शाख विस्तार का अभाव। ऋण लेने का जो समस्या है वो भी कृषि विपणन प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब है कृषि विपणन में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सरकार क्या कर रही है कृषि विपणन में, या आप ये कह सकते हो कि सरकार द्वारा सहयोग क्या किया जा रहा है, उसके बारे में
पहला है नियमित मंडियों की स्थापना। सरकार ने मंडियों की, रजिस्टर्ड मंडियों की स्थापना की है। इन मंडियों की विशेषता क्या है अन्य मंडियों से? इन मंडियों की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो व्यय की दरें हैं, जो खर्चा लगेगा, टैक्स लगेगा, सब पूर्व निर्धारित है। सबको पता होता है कि वहाँ ले जाएंगे तो टैक्स इतना लगेगा, खर्चा इतना होगा। और यहाँ पर प्रामाणिक नाप तौल का प्रयोग होगा। जो बाट का प्रयोग किया जाएगा, जो वजन किया जाएगा, वो सही किया जाएगा इन मंडियों में। तो सरकार के द्वारा नियमित मंडियों की स्थापना किया गया है। दूसरा है सहकारी विपणन, या इसी को कह सकते हैं सहकारी कृषि विपणन समिति। देखिए, सहकारी विपणन कहिए या सहकारी विपणन समिति कहिए, ये आप समझ लो कि जितने भी सहकारी विपणन या सहकारी सोसाइटी है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसानों को उचित दाम मिल जाए उसके उत्पादन का। इसके लिए वो प्रयास करते हैं कि जो बीच में बिचौलिए हैं, मध्यस्थता हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए किसानों को, उन्हें कोई कटौती नहीं देनी पड़ती है। सहकारी विपणन जो है कमीशन उचित लेता है। समितियां गोदाम वित्त संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। ये जो सहकारी विपणन समितियां हैं, गोदाम भी देती हैं और मौके पड़ने पर वो ऋण भी देती हैं। तो सहकारी विपणन के 3 कार्य हो गए। पहला कार्य ये हो गया कि उचित उत्पादन का उचित कीमत देती है, और दूसरा गोदाम और वित्त संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। तीसरा है कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण। देखिए, ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग स्टैंडर्डाइजेशन, कृषि उपज का श्रेणीकरण। इसके लिए भारत में कृषि उपज वर्गीकरण एवं विपणन अधिनियम 1937 में पारित हुआ था। कृषि उपज वर्गीकरण एवं विपणन अधिनियम 1937 में पारित हुआ था, और इस अधिनियम के तहत कृषि हो या पशु को उत्पाद हो, पशु उत्पाद का मतलब पशुओं से, जैसे घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, तो पशु उत्पाद, इनकी श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। अच्छा, मध्यम, खराब, सबसे खराब, इस तरह से श्रेणीकरण का अंग्रेजी ग्रेडिंग होता है। तो कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन हो या पशुओं से जो भी उत्पादन हो, इनका जो है इस अधिनियम के तहत ग्रेडिंग की व्यवस्था किया गया है। अच्छा ग्रेडिंग है, फर्स्ट ग्रेड का है तो अच्छा दाम, सबसे लो ग्रेड का है तो कम दाम, इस तरह से इसमें होता है। और आपने ये देखा प्रमापीकरण, निर्यात से पूर्व कुछ वस्तुओं का प्रमापीकरण अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप विदेश में कोई चीज़ भेजते हैं तो उसका प्रमापीकरण भी कर दिया गया है, जैसे तंबाकू का, ऊन का, चंदन का तेल इत्यादि। इन वस्तुओं का अगर आप निर्यात करेंगे तो इनका प्रमापीकरण, मानकीकरण भी किया जाता है। आंतरिक व्यापार के लिए श्रेणीकरण और प्रमापीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऐच्छिक है। आवश्यकता मतलब ऐच्छिक है, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्यात कर रहे हैं तो श्रेणीकरण और प्रमापीकरण तो अनिवार्य है, हर हाल में करना पड़ेगा। चौथा है सरकार द्वारा जो सहयोग मिला, गोदाम निर्माण तथा उपज के संग्रह की व्यवस्था। खाद्यान्नों को गोदामों में रखने का काम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम करता है। सरकार ने गोदाम बनवाए और FCI को इस कार्य के लिए सौंपा कि आप किसानों का अनाज खरीद करके स्टोर करें। देश में माप तौल के मीट्रिक प्रणाली किलोग्राम, कुंतल, ये जो है आरंभ किया गया। 1958 से शुरू हुआ है मीट्रिक प्रणाली, माप तौल की मीट्रिक प्रणाली 1958 से प्रारंभ किया गया। छठा है देश में कृषि पदार्थों के मूल्यों में अनावश्यक उतार चढ़ाव न हो, इसके लिए किसानों का हित सुरक्षित रहे। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की, और इसका मुख्य कार्य होता है न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP निर्धारित। भाई, किसी अनाज का या किसी भी वस्तु का जो कृषि उत्पाद है, उसका आप देखते हैं कि सरकार जो है कीमत निर्धारित करती है, तो कृषि मूल्य आयोग ही तो करता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ
कि कृषि उत्पाद जो है, कृषि पदार्थ जो है, इसमें उतार चढ़ाव न हो। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो उस रेट पर, जैसे गेहूं है इस समय 1925 रुपये में गवर्नमेंट खरीद रही है, तो अगर कोई व्यापारी नहीं खरीदता है 1925 में तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं खरीदती तो फिर व्यापारी सस्ता लेते। तो इस वजह से उतार चढ़ाव न आवे 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। 1 नंबर में भी खूब पूछा जाता है। 7वां है, विभिन्न संचार माध्यमों तथा महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं की बाजार में प्रचलित कीमतों की सूचना किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। अभी किसानों को अपने प्रोडक्ट का, उत्पादन का, कृषि वस्तुओं का कीमत नहीं पता होता है, तो सरकार जो है विभिन्न संचार माध्यमों से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कृषि वस्तुओं के बाजार में कीमत जो है उसे उपलब्ध कराई जाती है, किसानों को बताया जाता है, ताकि किसान को पता चल जाए कि इस वस्तु का, अमुक वस्तु का इस समय ये रेट चल रहा है। 8वां है, सरकार ने एक ट्राइफेड योजना शुरू की थी। ट्राइफेड TRIFED इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड की स्थापना प्यारे बच्चों 1987 में हुई थी। खूब पूछा जाता है इम्तहान में कि स्थापना कब हुई, ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राइफेड जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से, ये विशेष तौर से छत्तीसगढ़, झारखंड जो पूर्वोत्तर के राज्य है जहाँ पर ST जातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, उनको निजी व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए ट्राइफेड शुरू किया गया। और तिलहन उत्पादों के वितरण एवं भंडारण में भी सहायता करती है। तिलहनी फसलों के उत्पादन और भंडारण में ट्राइफेड सहयोग करता है। तो 2 कार्य हो गया ट्राइफेड का महत्वपूर्ण। एक तो ये हो गया कि जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाना, और दूसरा हो गया तिलहन उत्पादों के वितरण एवं भंडारण में सहायता करना। ये कहाँ पर ट्राइफेड लागू हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के और राज्यों में ट्राइफेड शुरू किया गया। तो ट्राइफेड का नाम लेते ही ये दिमाग में बात आ जानी चाहिए, जनजातियों के लिए है और तिलहनी उत्पादों के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो विपणन टॉपिक था समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।